स्टूडेंट्स, आज हम टैरिफ बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। यदि कोई कंट्री अपने इंटरनेशनल ट्रेड पर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरीके से फ्री होता है। लेकिन हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ बैरियर्स लगाता है। ये बैरियर्स या तो टैरिफ के रूप में होते हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स के रूप में होते हैं। टैरिफ को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो टैरिफ इज अ टैक्स और ड्यूटी लेविड ऑन गुड्स व्हेन दे एंटर एंड लीव द नेशनल बाउंड्री। इन दिस वे, व्हेन एनी कमोडिटी enters into the country, means imported from the another country, then tariff is imposed on the imported commodity and it is called import tariff. Contrary, if commodity is exported from one country to the another country and country is imposing tax on the exported commodity, then it is called export tariff. Generally, we consider only import tariffs which is imposed on the imported commodity. Tariff has variety of effects and it depends upon the power to reduce the imported commodity from the another country. Now we have to discuss its different effects of tariff on the इकोनॉमी। इकोनॉमी में टैरिफ के इफेक्ट को हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में डिस्कस कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में के अंतर्गत टैरिफ को एक्सप्लेन करेंगे। सपोज कर लीजिए कोई एक स्मॉल कंट्री किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंपोर्टेड कमोडिटी है उसकी प्राइसेस तो डोमेस्टिकली अफेक्ट होती हैं टैरिफ लगाने के कारण, लेकिन इकोनॉमी की जो दूसरी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्ट हैं उन पर किसी भी तरीके का ना तो कोई इफेक्ट होता है और ना ही जिस इंपोर्टेड कमोडिटी के ऊपर टैरिफ लगाया गया है उसकी वर्ल्ड प्राइसेस पर किसी तरीके का इफेक्ट होता है। ऐसी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि जो इंपोर्टिंग कंट्री जो कि इंपोर्टेड कमोडिटी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है उसकी उस कमोडिटी के लिए जो डिमांड है वो डी के द्वारा दिखाई गई है। ठीक इसी तरीके से उस कमोडिटी की जो सप्लाई कर्व है वो एस के द्वारा दिखाया गया है। साथ में आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस पर उस कमोडिटी की क्वांटिटी को कंसीडर किया गया है जो कि इंपोर्ट की जा रही है और वाई एक्सिस पर उसकी प्राइसेस को कंसीडर किया गया है। इनिशियली अगर हम ये मान लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड पर किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं है, तो फ्री ट्रेड की सिचुएशन में जो उस कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो ओ पी के द्वारा यहां दिखाई गई हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये जो पी और बी ये जो कर्व हमने ड्रा किया है या जो लाइन ड्रा की है ये उस कमोडिटी की वर्ल्ड प्राइसेस को दिखा रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि परफेक्ट इलास्टिक है। इसका मतलब है कि इसकी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता है और इस वर्ल्ड प्राइसेस पर कोई कंट्री कितनी भी क्वांटिटी को अगर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई जब कंट्री अपनी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करता है तो उसे वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जब इसकी प्राइसेस ओपी हैं यानी फ्री ट्रेड की सिचुएशन में जब किसी भी तरीके का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में इस कमोडिटी की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो टोटल ओ और आर के इक्विवेलेंट है। ओपी प्राइस पर इसकी जो टोटल डिमांड है डोमेस्टिक वो ओ आर के इक्विवेलेंट है। अब आप देख सकते हैं चूंकि ये कंट्री का जो सप्लाई कर्व है वो इस ओपी प्राइसेस पर केवल डोमेस्टिकली ओ एल क्वांटिटी को ही सप्लाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो सप्लायर हैं वो ओपी प्राइसेस पर उस कमोडिटी की केवल ओ एल क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ओपी प्राइसेस पर जो इसकी डोमेस्टिक डिमांड है वो ओ आर के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग डिमांड है ये डिमांड इंपोर्ट के द्वारा फुलफिल की जाएगी, यानी कि जो टोटल डिमांड ओ आर है
उसकी ओ एल क्वांटिटी तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जा रही है या सप्लाई की जा रही है, लेकिन जो रिमेनिंग डिमांड है वो एल आर इम्पोर्ट के द्वारा फुलफिल की जा रही है। और ये वो सिचुएशन है जबकि किसी भी तरीके का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। इसका मतलब है फ्री ट्रेड की सिचुएशन है। अब सपोज कर लीजिए कि कंट्री उस इंपोर्टेड कमोडिटी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और टैरिफ इस लगाया जाता है जिससे कि वो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में ये सपोज कर लीजिए कि पी और टी के बराबर टैरिफ लगाया गया है। हम ये मान लेते हैं कि जो प्राइस में इंक्रीज हुई है, ये प्राइस में इंक्रीज केवल टैरिफ इंपोज करने के कारण हुई है, और इस टैरिफ लगाने के कारण जो उसकी प्राइस थी वो ओ पी से इंक्रीज होकर के ओ टी हो गई है, जिसमें से पी टी अमाउंट में टैरिफ लगाया जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ओ टी प्राइस है उस पर इस कमोडिटी की कितनी डिमांड की जा रही है, और उसकी डोमेस्टिक सप्लाई क्या है, और बाकी जो रिमेनिंग डिमांड है उसको कैसे इंपोर्ट के द्वारा फुलफिल किया जा रहा है। जब टैरिफ लगने के कारण प्राइसेस ओपी से इंक्रीज होकर के ओटी हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है कि वो उसकी कुछ सप्लाई को इंक्रीज करें, क्योंकि प्राइस अब पहले के कंपैरिजन में कुछ इंक्रीज हो रही है। तो प्रोड्यूसर उस इंपोर्टेड कमोडिटी का कुछ पोर्शन डोमेस्टिकली खुद प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस अब इंक्रीज हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी डोमेस्टिक जो सप्लाई थी या जो प्रोडक्शन था वो ओ एल से इंक्रीज होकर के ओ एम हो जाता है, और उसकी जब प्राइस बढ़ती है, जो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी। इसका मतलब जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है। ऐसी सिचुएशन में ओटी प्राइस पर जो टोटल डिमांड ओ आर के इक्विवेलेंट थी वो रिड्यूस होकर के अब देखें ओ एन के बराबर हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो पहले फ्री ट्रेड की पोजीशन में उस कमोडिटी की डिमांड की जा रही थी वो अब टैरिफ लगाने के बाद पहले से कम हो जाती है, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पहले प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जा रहा था वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो इंपोर्ट्स पहले एल आर के इक्विवेलेंट किए जाते थे अब वो रिड्यूस होकर के एम एन के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखें टैरिफ लगाने के कारण जो प्राइस बढ़ी थी, जिसके कारण जो डिमांड है वो रिड्यूस हो गई है। इसका मतलब है इंपोर्ट पहले के कंपैरिजन घट गया है। इसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। रिमेनिंग इफेक्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टैरिफ के जो दूसरे इफेक्ट्स इकोनॉमी में होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने प्राइस इफेक्ट डिस्कस किया था। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोई इकोनॉमी में गवर्नमेंट के द्वारा टैरिफ लगाया जाता है तो उसका पर्पस इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर हैं उनको प्रोटेक्शन देना होता है। तो इसको हम प्रोडक्शन इफेक्ट या प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जब टैरिफ नहीं लगाया जा रहा था तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के द्वारा केवल ओ एल क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही थी, लेकिन पीटी अमाउंट में टैरिफ लगाने के कारण डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्शन ओ एल किया जा रहा था वो इंक्रीज होकर के ओ एम किया जा रहा है। इसका मतलब है कि एल एम क्वांटिटी में इंक्रीज हो रही है। यह इसका प्रोडक्शन इफेक्ट या प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, जो आप इस ब्लू कलर के रेफरेंस में देख रहे हैं। ये ब्लू कलर के रूप में जो आप देख रहे हैं ये इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। दूसरा आप देख सकते हैं कंजप्शन इफेक्ट। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब टैरिफ नहीं लगाया जाता है तो जो टोटल डिमांड है वो ओ आर के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हुआ कि जो कंज्यूमर्स हैं, इकोनॉमी के जो कंज्यूमर्स हैं, उनको ओ आर क्वांटिटी कंजप्शन के लिए अवेलेबल है। तो यह जो इसका पूरा एरिया है यह कंजप्शन को शो कर रहा है, क्योंकि ओ एल क्वांटिटी डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस की जा रही थी उसको इकोनॉमी में लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और रिमेनिंग पोर्शन एल आर इंपोर्ट करके कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जब टैरिफ लगाया गया तो उसके कारण जो टोटल डिमांड है वो ओ आर से डिक्रीज होकर के ओ एन रह गई है, जिसके कारण यह
इस अमाउंट में NR अमाउंट में कंजप्शन घट गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम कंजप्शन इफेक्ट के रूप में देख रहे हैं। यानी अब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए इतनी क्वांटिटी NR क्वांटिटी कंजप्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब केवल ON क्वांटिटी में ही कंजप्शन कंज्यूमर्स के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम प्रोटेक्टिव इफेक्ट और कंजप्शन इफेक्ट इन दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दें तो इसे हम ट्रेड इफेक्ट कहते हैं। प्रोटेक्टिव इफेक्ट और कंजप्शन इफेक्ट को अगर हम दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दें तो इसे हम ट्रेड इफेक्ट के रूप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो पहले के कंपैरिजन में घट गया है। पहले जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो LR के इक्विवेलेंट था, अब जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो MNA के इक्विवेलेंट रह गया है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो इसका रेवेन्यू इफेक्ट भी देख सकते हैं कि जब टैरिफ लगाया जाता है, TP अमाउंट में जब टैरिफ लगाया जाता है तो इंपोर्टेड कमोडिटी LR से रिड्यूस होकर के MN क्वांटिटी में रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि TP पर यूनिट टैरिफ है जो कि इंपोर्टेड कमोडिटी के ऊपर लगाया जा रहा है, टोटल इंपोर्ट MN क्वांटिटी के बराबर में है। ये पर यूनिट टैरिफ को अगर हम इंपोर्टेड क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो रेवेन्यू, ये जो एरिया है, ये गवर्नमेंट को मिलने वाले रिसीट्स को दिखा रहा है। ये देख सकते हैं एरिया H, F, G और K, ये गवर्नमेंट को मिलने वाला रेवेन्यू है जो कि MN इंपोर्टेड कमोडिटी के ऊपर TP अमाउंट में टैरिफ लगाने के कारण गवर्नमेंट को मिलता है। अब इकोनॉमी में जब टैरिफ लगाया जाता है तो उसका रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इफेक्ट होता है उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जब टैरिफ PT अमाउंट में लगाया गया है तो उसके कारण प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि प्राइसेस OP से इंक्रीज होकर के OT हो गई हैं। अब डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर जिन्होंने पहले OL क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया था या सप्लाई दी थी, अब वो OM क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं या सप्लाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो नीचे का पोर्शन है, ये सप्लाई करके नीचे का जो पोर्शन है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बता रहा है। यानी जो टोटल OM क्वांटिटी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस की गई है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है वो है एरिया OM E और A और इसके बराबर है, ठीक है, P के बराबर है। ये देख रहे हैं, ये जो नीचे का एरिया है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रहा है, ये पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रहा है। और ये जो ऊपर का एरिया है ये उसको मिलने वाला, प्रोड्यूसर को मिलने वाला प्रॉफिट है। यानी रिसोर्सेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो पहले रिसोर्सेस कहीं दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में लगाए जा रहे थे, इस इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस बढ़ने का कारण प्रोड्यूसर ने उधर से मोबिलाइज करके इंपोर्टेड कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज किए हैं, जिसके कारण उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और इस कारण से उसको जो ये प्राइस के रूप में उसे जो मिल रहा है, जो उसका सरप्लस है, ये प्रोड्यूसर को मिलने वाला प्रॉफिट है। ये प्रोड्यूसर सरप्लस के रूप में उसके पास जा रहा है, जो कि आप देख रख सकते हैं एरिया P, A, F और T के इक्विवेलेंट है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये पहले ही हमने आपको बता दिया है कि जब टैरिफ लगाया गया है तो ऐसी सिचुएशन में इंपोर्ट्स OR से रिड्यूस होकर के ON हो गए हैं और इसमें से ये जो पोर्शन है ये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में या गवर्नमेंट रिसीट्स के रूप में मिल गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है AFH या हम यहां देख सकते हैं GKB, ये जो दो ट्रायंगल देख रहे हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस में किसी के पास भी नहीं जाते हैं। देखिए, नाइदर इट गोज टू द प्रोड्यूसर नॉर गोज टू द गवर्नमेंट और कंज्यूमर। ना तो ये कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, ना गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं और ना ही प्रोड्यूसर्स को मिल रहे हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में ये दोनों एरिया किसी के पास भी नहीं जाते, जिसको किनले-बर्जर ने डेड वेट लॉस के रूप में कहा है। और इसको हम कॉस्ट ऑफ द टैरिफ भी कहते हैं कि ये जो एरिया का लॉस हो रहा है, ये जो छोटे छोटे जो ट्रायंगल आप शेडेड देख रहे हैं, एक इस शेड में और एक इस शेड में, ये दोनों ट्रायंगल डेड वेट लॉस को दिखा रहे हैं या कॉस्ट ऑफ टैरिफ को दिखा रहे हैं, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में ये किसी के पास भी नहीं जाते हैं, ना तो प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, ना ही गवर्नमेंट के पास जाते हैं और ना ही कंज्यूमर के पास पहुंचते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये उसके डेड वेट लॉस को बता रहे हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि टैरिफ कंट्री इसलिए इंपोज करता है जिससे कि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इंप्रूव कर सके, क्योंकि जब टैरिफ लगाया जाता है तो इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, जिसके कारण इंपोर्ट क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इंपोर्टेड क्वांटिटी OR से रिड्यूस होकर के ON हो गई है। इसका मतलब हुआ कि ऐसी सिचुएशन में कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंप्रूव हो जाता है। किस तरीके से हो जाता है? टैरिफ लगने के पहले जो टोटल इंपोर्ट कंट्री के द्वारा किया जा रहा था वो L और R के इक्विवेलेंट किया जा रहा था, यानी कि जो प्राइस है OP प्राइस पर अगर LR क्वांटिटी इंपोर्ट की जा रही है तो टोटल जो इंपोर्ट बिल है वो इस एरिया के बराबर होगा। आप देख सकते हैं एरिया L, A, B और R के बराबर होगा। ये इंपोर्ट बिल है उस सिचुएशन में जबकि कंट्री के द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या टैरिफ नहीं लगाया जाता है। लेकिन जब कंट्री के द्वारा PT अमाउंट में टैरिफ लगाया जाता है तो इंपोर्ट्स OR से रिड्यूस होकर के ON हो गए हैं, यानी टोटल जो इंपोर्टेड क्वांटिटी है वो रिड्यूस होकर के MN के इक्विवेलेंट हो गई है। तो वैसे तो ये जो टोटल इंपोर्ट बिल होता वो एरिया MN और GF के बराबर होता, लेकिन चूंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट को ये एरिया टैरिफ रेवेन्यू के रूप में या गवर्नमेंट रिसीट्स के रूप में ऑलरेडी उसके पास जा चुका है, इसलिए गवर्नमेंट को जो पेमेंट करना पड़ रहा है इंपोर्ट बिल के रूप में वो केवल इस एरिया के बराबर है, एरिया M, H, K और N के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि पहले गवर्नमेंट फ्री ट्रेड की सिचुएशन में जहां इंपोर्ट बिल के ऊपर इस अमाउंट को पे कर रही थी, वहीं अब गवर्नमेंट को टैरिफ लगाने के बाद केवल इस एरिया के रूप में इंपोर्ट बिल को पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पहले के कंपैरिजन में इंपोर्ट बिल इकोनॉमी का घट जाता है और यह कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव कर देता है। तो अभी हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंतर्गत टैरिफ के डिफरेंट इफेक्ट्स को हमने आपको बताया था। एक प्राइस इफेक्ट हमने आपको डिस्कस किया है, फिर प्रोटेक्टिव इफेक्ट और प्रोडक्शन इफेक्ट को डिस्कस किया है, देन कंज्यूमर इफेक्ट को डिस्कस किया है, जो कि मैंने ये भी बताया था कि जब प्रोटेक्टिव इफेक्ट और कंजप्शन इफेक्ट इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये ट्रेड इफेक्ट कहलाता है या ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को एक्सप्लेन करता है। देन फिर आपको हमने रेवेन्यू इफेक्ट डिस्कस किया है, जो कि एरिया HFGK के इक्विवेलेंट है। देन रीडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि प्रोड्यूसर्स को एरिया PTFA मिलता है। जो लास्ट टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होता है वो एरिया PTGB है, जिसमें से एरिया PTFA प्लस गवर्नमेंट रिसीट्स प्लस ट्रायंगल FAH एंड ट्रायंगल GKB, जो कि डेट वेट लॉस के रूप में हमने आपको बताया, जिसको हम कॉस्ट ऑफ टैरिफ भी कहते हैं। और लास्ट में हमने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट को बताया है, जो कि आप देख सकते हैं कि बिफोर टैरिफ यानी फ्री ट्रेड की सिचुएशन में इंपोर्ट बिल एरिया LABR के बराबर था, जो कि आफ्टर टैरिफ एरिया MHNK के बराबर रह गया है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में घट गया है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंतर्गत किसी इकोनॉमी में जो टैरिफ के डिफरेंट या वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स होते हैं उसको हम इन सब हेड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं।